हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में। दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 में संविधान के आर्टिकल 1 से आर्टिकल 50 के बीच में डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों, अब आगे से पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे आर्टिकल या अनुच्छेद 50 से लेकर अनुच्छेद 100 तक के। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान के सभी अनुच्छेद पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, 51 से लेकर 100 तक के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति होगी और किस प्रकार से सुरक्षा होगी। यह अनुच्छेद 51 में डिस्कस किया गया है। अगला है अनुच्छेद 51 का जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला है 52वां संविधान संशोधन। इसमें बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला है अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होगी या पद्धति होगी वह किस प्रकार से होगी, इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। सिंगल ट्रांसपेरेंसी जो होती है, एकल संक्रमणीय जो वोट पद्धति होती है उसके द्वारा किया जाता है। चलिए अगला है अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है, तो राष्ट्रपति का जो पद होता है वह कितने समय के लिए होता है। तो वैसे दोस्तों, राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष के लिए होता है। ओके, निर्वाचन या जिस दिन से शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 वर्ष के लिए होता है। अनुच्छेद 57 बताया गया है यह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे। अनुच्छेद इसमें ये नहीं बताया गया कि राष्ट्रपति कितनी बार, एक बार चुने जाने पर वह कितनी बार और बन सकते हैं। इस पर संविधान में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, तो इसलिए राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, उसके बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा, इसके बारे में बताया गया है। वैसे तो राष्ट्रपति को पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग चलाई जाती है वह अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया बताई गई है। अगला है अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां क्या होंगी। अगर दोस्तों राष्ट्रपति पद खाली है तो यह मैक्सिमम 6 माह तक खाली रह सकता है, लेकिन उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है, वह 6 महीने के लिए ही रहेगा और इसमें निर्वाचन करा लिया जाएगा। उसमें जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में अनुच्छेद 62 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो राज्यसभा है उसमें उसकी बैठक की अध्यक्षता वह अनुच्छेद 64 के द्वारा उपराष्ट्रपति करता है। अगला है अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर राष्ट्रपति का कार्य करेगा। जैसे दोस्तों, अगर राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है या उन त्यागपत्र दे देते हैं तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति जो है वह कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होगा। अनुच्छेद 167 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, उपराष्ट्रपति का पदावधि कितनी होगी, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए अगर उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या उनको पद से हटा दिया जाता है
तो पद भरने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में 68 में बताया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला है अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 में यह बताया गया है कि कोई अन्य जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है वह अनुच्छेद 70 में बताया गया है। अगर अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो वह निर्णय कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करेगा। अगला है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। अगला है अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में डिस्कस किया गया है और अनुच्छेद 75 में ही प्रधानमंत्री के पद की चर्चा की गई है। अगला है अनुच्छेद 76 में बताया गया कि भारत का महान्यायवादी होगा अटॉर्नी जनरल, एजी जिसको कहते हैं। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल को मुकुल रोहतगी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। अगला है अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन किस प्रकार से होगा? अनुच्छेद 77 में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। जो प्रधानमंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति को अपने जितने भी काम करेंगे उनकी जानकारी राष्ट्रपति को देनी होती है। अगला है अनुच्छेद 79 में संसद का गठन बताया गया कि संसद किस प्रकार से गठन की जाएगी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि या संसद राज्यसभा और लोकसभा के संसद के सदनों की अवधि कितनी होती है इसके बारे में चर्चा की गई है। तो लोकसभा जो होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला है अनुच्छेद 84 में बताया गया है संसद के सदस्यों के लिए क्या क्या अर्हताएं होंगी या उनकी क्या योग्यताएं होंगी, अनुच्छेद 84 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 85 में संसद का सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद का सत्र अवसान बुलाना और संसद को विघटित करना यह अनुच्छेद 85 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। यदि कोई सरकार चुनी जाती है तो उसमें पहले राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। अगला है अनुच्छेद 88 में बताया गया है सदनों के बारे में, मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार के बारे में। तो वहाँ पर जो महान्यायवादी होंगे और जो मंत्री होंगे उनकी जो अधिकार हैं उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा। सभापति और उपसभापति होगा। तो राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है और एक सभापति को नियुक्त किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियाँ। तो अब सभापति जो है अगर कोई संसद सदस्य उनके आधार पर कार्य नहीं करता या संचालन नहीं करने देता तो उनको अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। अनुच्छेद 92 में बताया गया है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो जब उनका पीठासीन न होना
अगर उनका पीठासीन न होना तब वह विचाराधीन हो जाएगा। अनुच्छेद अगले चलते हैं 93। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 94 में उनके पद की रिक्ति के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां, जो जिस प्रकार से राज्यसभा में अध्यक्ष सभापति और उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया, उसी प्रकार से अध्यक्ष के कर्तव्यों की और शक्तियों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 95 में। चलिए अगला है अनुच्छेद 95 में ही अनुच्छेद 95 तो हो चुका है। अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाने और उनका पीठासीन न होना, ये भी इसमें अनुच्छेद 96 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उसमें वेतन और उनके भत्ते, जो राज्यसभा हैं सभापति उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, इसके बारे में अनुच्छेद 97 में डिस्कस किया गया है। अगला है अनुच्छेद 98 में। अनुच्छेद 98 में बताया गया संसद का सचिवालय होगा। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, सदस्य जो संसद के सदस्य होते हैं वह शपथ और प्रतिज्ञान लेते हैं अनुच्छेद 99 के द्वारा। अनुच्छेद 100 में बताया गया है संसाधनों में मतदान रिक्तियों के लिए होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, अगर 1/10 सदस्य कोरम गणपूर्ति नहीं करते हैं तब तक बैठक नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पर 1/10 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब योर चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।